हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं डीसी थ्योरी यानी कि दिष्ट धारा सिद्धांत के बारे में। हम जो है इसकी एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है सभी चैप्टरों की, और सभी चैप्टर वाइज हम जो है एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। जिस तरीके से हमने थ्योरी कंप्लीट करी है हर एक चैप्टर की अलग अलग, उसी तरीके से हम एमसीक्यू भी करेंगे हर एक चैप्टर की अलग अलग। क्योंकि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी होता है। थ्योरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन एमसीक्यू भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एमसीक्यू करके हमें इस बात का पता लग जाता है कि आयोग हमसे किस प्रकार से जो है सवाल बनाकर पूछ सकता है। लैंग्वेज का पता चल जाता है हमें सवालों की। और थ्योरी से क्या है, हमें नॉलेज होती है जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रीशियन के बारे में हमें नॉलेज कहाँ से होती है, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं। और एमसीक्यू से हमारी प्रैक्टिस हो जाती है किस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो है दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए, फिर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आज हमारी, इससे पहले हमने क्या है, 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली अपनी डीसी थ्योरी की। आज जो है हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला चैप्टर किया था। उससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रीशियन वाला चैप्टर किया था। और अब हम कर रहे हैं डीसी थ्योरी। डीसी थ्योरी की आज तीसरी क्लास रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये मैंने आपको कल अपनी पिछली क्लास में करवाया था। और ये सवाल जो है गलत हो गया था हमारा। क्योंकि हमने ये सवाल क्या है, रेजिस्टेंस को रेफरेंस मानकर कर लिया था। लेकिन ये सवाल क्या है, पावर को रेफरेंस मानकर करना है कि पावर किसमें ज़्यादा होगी। देखिए, इस सवाल क्या पूछा गया है, 1 किलोवाट के 250 वोल्ट के 4 तापक उपलब्ध हैं। अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा। यानी कि हमें क्या है, अधिकतम ऊष्मा चाहिए। और हमने क्या है, इसको रेजिस्टेंस को रेफरेंस मानकर ये सवाल कर लिया था। इसलिए हमारा ये गलत हो गया। इसको रेफरेंस किसको मानना है, हमें पावर को रेफरेंस मानना है। देखिए, इसको आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। हमें मतलब नहीं है इससे कि 1 किलोवाट है या फिर कितना है, क्योंकि चारों ही तापक एक मान के हैं। तो मान लेते हैं, पहले हम इसे सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में ये 4 तापक एलिमेंट लगे हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स है। 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम के चारों तापक उपलब्ध है। और 40 वोल्ट मान लेते हैं बैटरी का सोर्स लगा हुआ है। जब हम इसके अंदर पावर निकालेंगे तो पावर निकालने का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R। वी का मान कितना है, 40। V² है तो 40 × 40। आर का मान कितना होगा, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ा जाता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उन चारों को जो है आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल प्रतिरोध निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल प्रतिरोध निकल कर आएगा 40। 40 से जब 40 काटेंगे तो पावर का मान आ जाएगा 40 वाट। अगर हम इसे सीरीज के अंदर लगाएंगे चारों एलिमेंटों को तो 40 वाट निकल कर आएगा। अगर हम इसे पैरेलल के अंदर लगाते हैं, देखिए किस तरीके से, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये लगा दिया हमने, और चौथा ये। अब इनको क्या है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, वही 40 वोल्ट का, और 10 ओम का हर एक रजिस्टेंस है। ये फॉर्मूला वही लगाना है, V² अपॉन R। V² कितना है, 40 × 40। अब पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक प्रतिरोध का कितना मान है और वो प्रतिरोध कितने हैं। 4 प्रतिरोध है, 10 मान के हैं। जब हम इसको काटेंगे तो 2.5 ओम, 2.5 ओम निकल कर आ जाएगा। जिस बच्चे ने भी रेजिस्टेंस की क्लास लगाई हुई है ना थ्योरी की, उस बच्चे को पता है ये मैंने किस तरीके से किया है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि थ्योरी पढ़नी जरूरी है, उससे ही हमें नॉलेज होगी। जिस बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उसको क्या समझ आ जाएगा कि ये 2.5 कहाँ से आया है। इसलिए आप पहले थ्योरी क्लास ही देख लीजिए, अगर जो भी बच्चा डायरेक्ट देख रहा है ये एमसीक्यू क्लास। जब हम इसे काटेंगे तो कितना बन जाएगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर चला जाएगा 0। 25 को जब हम 400 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 16। क्योंकि 25 अठे 200 होता है और 25 16 400 होता है। 16 चौके 64, यानी कि यहाँ से बन गया 640 वाट। अगर हम इसे पैरेलल के अंदर लगाएंगे तो इन चारों एलिमेंटों का वाटेज कितना बनेगा, पावर कितनी बनेगी, 640 वाट। और अगर सीरीज के अंदर लगाएंगे तो कितना बनेगा, 40 वाट। अब आप मुझे एक बात बताओ, 40 वाट वाला ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा या फिर 640 वाट वाला ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। आपके घर में 2 हीटर लगे हुए हैं, एक हीटर 1000 वाट का है और एक हीटर 2000 वाट का है। कौन सा हीटर जो है ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, आप कहोगे 2000 वाट वाला ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा, क्योंकि उसकी वाटेज ज़्यादा है। तो इसलिए जब अगर हम इसे पैरेलल के अंदर लगाएंगे तो ये ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। और हमने इसका सवाल जो है, कल मैंने आपको इसका ऑप्शन नंबर 1 सही बताया था, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 गलत है इसका।
आप ठीक कर लेना इसको, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी युगपथ पे, युगपथ का मतलब है पैरेलल में, सॉरी पैरेलल के अंदर लगाया जाएगा हर एक वो तापक उपलब्ध, ठीक है ना। तापक जो है हर एक पैरेलल के अंदर लगाएंगे तो ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लेना। आज के पहले सवाल पर चलते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, विद्युत उपकरणों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम परिपथ जटिल होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। विद्युत हानि अधिक होती है, अगर विद्युत हानि अधिक होगी तो हम उसे समांतर क्रम में क्यों लगाएंगे, सीरीज में लगा देंगे तो विद्युत हानि अधिक नहीं होगी। विद्युत उपकरणों की विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। समांतर क्रम परिपथ को समझना आसान है, ये भी कोई बात सही नहीं बनी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा रेटिंग जो है अलग अलग होती है। जैसे घरों में रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, एसी हो गया, बल्ब हो गए, फैन हो गए, सभी की क्या है विद्युत धारा रेटिंग अलग अलग होती है। और हर एक के अंदर क्या है वोल्टेज का मान समान जाना चाहिए, इसलिए हम उसको पैरेलल सर्किट में लगाते हैं। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बल का मात्रक है। बिल्कुल आसान सवाल है, फोर्स का मात्रक पूछा है। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। जूल किसका होता है, उष्मा का भी होता है, ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी होता है। ओम रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट वोल्टेज का होता है। अगला सवाल क्या है, निम्न में से कौन से लैंप का कमरे के तापक्रम पर निम्नतम प्रतिरोध होगा। यानी कि इन चारों एलिमेंटों में प्रतिरोध किसका सबसे कम है। फॉर्मूला होता है P बराबर V² बटे R। जिस भी एलिमेंट का पावर ज्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। ये बात आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हो। यानी कि पावर और रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस भी एलिमेंट का पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब इन चारों में से पावर का मान किसका ज्यादा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो। लेकिन ये कब लगेगा फॉर्मूला, जब वोल्टेज का मान समान दिया हो चारों ऑप्शन में। ए में भी 220 वोल्ट है, सभी ऑप्शनों में क्या है 220 वोल्ट का मान दिया हुआ है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो P बराबर V²/R करके। लेकिन अगर वोल्टेज का मान समान नहीं दिया हुआ फिर आपको निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। रेजिस्टेंस का मान किस तरीके से निकालोगे, R बराबर V²/P करके निकालोगे। जैसे V² का मान दिया हुआ है 220 गुणा 220 बटा पावर का 200। इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन उठाने पड़ेंगे, फिर इनकी कैलकुलेशन करके सोल्व करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में जो है रेजिस्टेंस का मान कम आ रहा है, अगर वोल्टेज का मान अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का मान समान है, इस वजह से हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि इस पर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कोई विभव ऊर्जा नहीं होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है लाइन पर कार्य कर रहा है और उस लाइन को क्या है हमने बंद कर दिया है, तो उस टाइम उसके अंदर किसी भी प्रकार की विभव ऊर्जा नहीं होती है। यानी कि वोल्टेज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है उसके अंदर, लाइन के अंदर। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, तो ध्यान रखना वो शून्य ऊर्जा अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा, शून्य ऊर्जा अवस्था कहलाती है जब कोई व्यक्ति उस पर कार्य कर रहा है और उसके अंदर किसी भी प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो उसको हम शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं। अगला सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर जोड़ के सिरों पर डैश विभवांतर होता है। किसकी बात करी है इसने, समांतर की, यानी कि पैरेलल की। और पैरेलल के अंदर आपको पता है विभवांतर का मान सेम रहता है, वोल्टेज का मान सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समान भिन्न कब होगा, अगर ये बात कर दें यहाँ पर सीरीज की, अगर सीरीज की बात कर दे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी क्या है, प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करता है, नहीं। प्रभावी प्रतिरोध पर निर्भर करता है, नहीं। ये कब होगा, ये होगा सीरीज के मामले में। सीरीज के मामले में डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध के ऊपर। अगला सवाल है, श्रेणी परिपथ के सभी भागों में निम्नलिखित में से क्या समान रहेगा। इसने पूछा है श्रेणी, अब की बार पूछ लिया सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, आप सभी को पता है करंट सेम रहता है। ऑप्शन नंबर सी में हमें करंट दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। वोल्टेज पैरेलल के अंदर सेम रहता है, और पावर जो है सीरीज और पैरेलल के अंदर योगात्मक होता है, जुड़ता है आपस में, ठीक है, क्योंकि P बराबर V/I फॉर्मूला लग जाता है वहां पर। अगला सवाल है, श्रेणी परिपथ एक परिपथ है जिसमें केवल एक पथ होता है
जिस पर धारा प्रवाहित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। एक ही पथ होता है उसके अंदर। एक से अधिक पथ होते हैं जिन पर धारा प्रवाहित होती है। एक से अधिक पथ जो है पैरेलल के अंदर होते हैं, ना कि सीरीज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसका गलत हो गया। बहुत सी युक्तियां होती है, युक्तियां तो सीरीज के अंदर भी होती है, पैरेलल के अंदर भी होती है। समान वोल्टताएं होती है, समान वोल्टताएं पैरेलल के अंदर होती है, ना कि सीरीज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। केवल एक पथ होता है उसके अंदर जिसमें से एक करंट प्रवाहित होता है। अगला सवाल है, बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है। बीओटी की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और ध्यान रखना, एक बीओटी को एक केडब्ल्यूएच कहा जाता है। एक बीओटी को एक केडब्ल्यूएच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा। केडब्ल्यूएच, बीओटी को कहा जाएगा केडब्ल्यूएच। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ये पूछा है इस सवाल में। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी की, एनर्जी कौन सा, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप से हम दर्शाते हैं ईवी को। और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गैप होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। देखिए, ये ऊपर हो गया कंडक्शन बैंड, बीच में होता है एनर्जी गैप, और नीचे होता है वैलेंस बैंड। यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के गैप को कहते हैं एनर्जी गैप। और इसकी इकाई, एनर्जी गैप की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, जो कंडक्टर होता है ना, कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप नहीं होता उसके। वो कंडक्टर के मामले में ना, ये कुछ ना कुछ ओवरलैप रहता है। क्या, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कुछ ना कुछ ओवरलैप रहता है। देखो किस तरीके से, मान लीजिए ये ऊपर है ये कंडक्शन बैंड, ऊपर है कंडक्शन बैंड, और ये नीचे वाला क्या है, वैलेंस बैंड। ये वाला हिस्सा है वैलेंस बैंड, और यहां तक है ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड है यहां तक। यानी कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एक दूसरे पे ओवरलैप किया हुआ है इन्होंने। और कंडक्टर के मामले में ओवरलैप ही रहता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मान क्या होता है, शून्य होता है। और इंसुलेटर के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है ये एनर्जी गैप। और सेमीकंडक्टर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। इन बातों का आपका ध्यान रखना है। तो अब इसने सवाल में क्या पूछा हुआ है, सवाल में पूछा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। तो एनर्जी की इकाई होती है, एनर्जी की, ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज की होती है कूलाम, धारा एम्पेयर होती है, शक्ति की होती है वाट। अगला सवाल है, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। देखो, जो फोर्स ये जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट की इकाई होती है मीटर। तो इसी न्यूटन मीटर के बारे में पूछा है, एक न्यूटन मीटर निम्न में से किसके बराबर होता है। तो वो एक जूल के बराबर होता है, क्योंकि जूल एनर्जी की ही यूनिट होती है। व्यवहारिक इकाई कौन सी है, जूल होती है एनर्जी की। तो एक न्यूटन मीटर जो है 1 जूल के बराबर होता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अगला सवाल है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 एक वोल्टेज स्रोत V के टर्मिनलों के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, R2 टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और ये सवाल है ना, वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से निकाला जाता है। वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से निकाला जाता है ये सवाल। क्या होता है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल। देखो, इसने पूछ लिया V2 के अंदर, R2 के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यानी कि V2 का मान पूछ लिया इसने। V2 का मान कैसे निकालेंगे, वोल्टेज गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2, इस तरीके से निकाला जाता है ये होती है थ्योरम, होती है वोल्टेज डिवाइडिंग थ्योरम। ये फॉर्मूला निकल कर कहां से आता है वो भी आपको समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए एक सीरीज सर्किट है, ये R1 लगा हुआ है,
ये R2 लगा हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी सोर्स V लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, और इसके अंदर करंट जा रहा है I का मान कैसे कैसे होता है सीरीज के अंदर, V बटे R, R कौन सा, R1 प्लस R2, यानी कि सीरीज के अंदर दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है IR। अब हमें निकालना है V2 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है R2 के अंदर, ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे V2 इजिकल टू, क्या हम ये यहाँ पर I का मान ये वाला रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे V बटा में R1 प्लस R2, और ये कौन से अंदर के अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं हम, R2 के अंदर, तो यहाँ पर जो ये R है इस R को लिखेंगे हम R2, क्योंकि हम निकाल रहे हैं R2 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ से जो है ये फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर आपको V1 के अंदर निकालना है तो V गुणा R1 लिख देंगे यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ से हम वोल्टेज, ये R1 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। और ये ना दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, जो अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो हम किस तरीके से, पहले आई का मान लगा देंगे यहाँ पर, और फिर बराबर V बराबर IR से हम जो है ये सवाल भी सोल्व कर सकते हैं। पहले हमें इसके अंदर आई निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना, तो आपको आई निकालने की जरूरत ही नहीं है। V2 इजिकल टू वोल्टेज का मान रखो, रजिस्टेंस 2 का मान रखो, और दोनों को आपस में जोड़ दो, नीचे रख दो, तो आपके पास उसका वोल्टेज ड्रॉप निकल कर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद आपको वोल्टेज डिवाइडिंग रूल समझ आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीका दिख रहा है, R2 इजिकल टू V इंटू R1 R2, ये ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। R1 प्लस R2 नीचे की ओर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर R2 के मामले में ना R1 लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर ना R की जगह ना V लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं, ना कि रेजिस्टेंस का मान निकाल रहे हैं। V2 लिख लेना यहाँ पर, V2 इजिकल टू V गुणा R2 आना चाहिए था यहाँ पर, अगर R2 होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है V गुणा R2 बटा में R1 प्लस R2, तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर ये V1 के बारे में पूछता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता था, अगर ये V1 के बारे में पूछता तो। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बता देना, आपको जो है नेक्स्ट क्लास में अच्छे तरीके से फिर से बता दूंगा इसको। आगे है, दो या अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को क्या कहा जाता है। जब कोई सर्किट है दो से अधिक ब्रांच के अंदर बट जाता है, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, और एक ब्रांच ये होगी, ये 3 ब्रांचों में बटा हुआ एक सर्किट, तो इस प्रकार से सर्किट कौन सा दिखता है आपको पता है, इस प्रकार से तो पैरेलल सर्किट हमें दिखता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, समांतर। दो से अधिक विभाजित शाखाओं में को हम समांतर सर्किट कहते हैं। श्रेणी में केवल एक ही ब्रांच होती है अभी। अगला सवाल है, औसत पावर से विभाजित एनर्जी दोनों एक निश्चित अवधि पर मापने पर निम्नलिखित आता है, क्या बचता है, मतलब इसका सवाल का मतलब है कि क्या बचता है अगर हम एनर्जी को पावर से डिवाइड कर दें। एनर्जी को पावर से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, देखिए एनर्जी होती है I²RT, क्योंकि ऊष्मा ये होती है, और पावर क्या होता है I²R होता है। I²R को जब हम I²R से काटेंगे तो बचेगा क्या, टाइम बच जाएगा, समय बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल में क्या पूछा गया है, जब हम एनर्जी को पावर से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो हमारे पास टाइम बचेगा, समय। अगला सवाल है, किसी आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। जिस बच्चे ने भी बेसिक इलेक्ट्रिशियन वाली एमसीक्यू की क्लास करी होगी ना मेरी, वो बच्चा इस सवाल का आसानी से जवाब दे सकता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से बताया हुआ है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत के अंदर कितना प्रतिरोध होता है। उसके अंदर होता है 0 ओम का प्रतिरोध, और ये भी बताया हुआ है वो 0 ओम कैसे होता है। एक बार चलो फिर से बता देता हूँ आपको। मान लीजिए एक यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स का ये किसी बैटरी, मान लीजिए कोई बैटरी है, उस बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होगा, ठीक है। और इससे आगे क्या है, उससे आगे लगा हुआ है एक नेटवर्क, या फिर हम कह सकते हैं कोई लोड है, उससे आगे लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक वोल्टेज है,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस सवाल में ये पूछा गया है कि इस बैटरी का ये प्रतिरोध कितना होगा, इस बैटरी का ये प्रतिरोध कितना होगा। अब हमें ये एक बात पता है कि आगे ना ज़्यादा से ज़्यादा करंट जानी चाहिए, इस बैटरी से इस नेटवर्क के पास ज़्यादा से ज़्यादा करंट जानी चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए, आदर्श कंडीशन में इस रेजिस्टेंस का मान शून्य होना चाहिए, क्योंकि जब इस रेजिस्टेंस का मान शून्य होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है नेटवर्क के पास जा पाएगी, जब तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट जा पाएगा उस नेटवर्क के पास, उस लोड के पास। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि जब आदर्श की बात करें तो शून्य, और जब आदर्श की बात ना करें तो कम, इस प्रतिरोध का मान कम होना चाहिए। जब ये आदर्श यानी कि आइडियल कंडीशन की बात ना करे, केवल प्रैक्टिकल कंडीशन की बात करे, तब इस प्रतिरोध का मान कम लगाना है आपको, और जब ये आदर्श की बात कर दे तो शून्य लगाना है। अगला सवाल क्या है, श्रेणी क्रम व समांतर डीसी सर्किट के लिए कौन सा कथन सत्य है। अवयवों की विशिष्ट धाराएं हैं, जो एलिमेंट की विशिष्ट धाराएं ना पैरेलल के अंदर होती हैं, ना कि श्रेणी के अंदर। श्रेणी के अंदर ना समान धाराएं होती हैं हर एक एलिमेंट के अंदर। धाराएं योगात्मक है, योगात्मक भी पैरेलल के अंदर होगी। वोल्टेज योगात्मक होगी सीरीज के अंदर, ना कि पैरेलल के अंदर। और हमें इस तरीके का जवाब देना है जो सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए सही हो। शक्ति योगात्मक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, P बराबर V इंटू आई होता है, यानी कि पावर जुड़ने वाली होती है श्रेणी और समांतर के अंदर। सर्किट जिसकी पावर आपूर्ति वोल्टेज 125 वोल्ट है और श्रेणी में समरूप प्रतिरोध 100 ओम है, उसके लिए कुल कितने करंट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आसान सवाल है, I बराबर V बटे R होता है। V का मान दिया हुआ है 125 वोल्ट, रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 100 ओम। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.25 एम्पेयर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो हटेंगे और ऊपर पॉइंट लग जाएगा 2 नंबरों से पहले। तो 1.25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, 1.25 एम्पेयर। बिल्कुल सिंपल सवाल था, बिल्कुल आसान था। आगे है विद्युत अपघटन प्रक्रिया यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के लिए आवश्यक विद्युत धारा को क्या कहा जाता, विद्युत धारा किस प्रकार की चाहिए। बहुत कम वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कभी भी हम एसी करंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसका करते हैं, डीसी धारा यानी कि दिष्ट धारा का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा वाला ये ऑप्शन, ये दोनों कट जाएंगे, बचते हैं बी और डी 2 ऑप्शन। बहुत कम वोल्टेज पर दिष्ट धारा चाहिए या फिर बहुत अधिक वोल्टेज पर दिष्ट धारा चाहिए, तो ध्यान रखना बहुत कम वोल्टेज पर दिष्ट धारा चाहिए होती है, क्योंकि बैटरी के द्वारा दी जाती है और बैटरी कितने 12 वोल्ट की होती है, 24 वोल्ट की हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, कम वोल्टेज पर दिष्ट धारा दी जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। आगे है 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होती है। तो याद रखना 1 मिलीवाट जो है 1/1000 वाट के बराबर होती है। 1 मिलीवाट किसके बराबर होती है, 1/1000 वाट के बराबर होती है। या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 वाट इज इक्वल टू 1000 मिलीवाट भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 वाट के अंदर 1000 मिलीवाट होते हैं। लेकिन इसने सवाल में क्या पूछा है, 1 मिलीवाट किसके बराबर होती है, 1 मिलीवाट होती है 1/1000 वाट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, मिली को कहते हैं 10 की पावर -3, किलो को कहते हैं 10 की पावर 3, माइक्रो को कहते हैं 10 की पावर -6, मेगा को कहते हैं 10 की पावर 6। और इससे भी डीप जाओगे तो एक होती है नैनो, क्या होती है, नैनो। नैनो को कहते हैं 10 की पावर -9। इससे भी डीप जाओगे तो एक होती है पीको, पीको होती है 10 की पावर -12। इन बातों का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मेगा और किलो और माइक्रो और मेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनका आपको बेशक ध्यान हो या ना हो, नैनो और पीको का, लेकिन माइक्रो, मेगा और मिली और किलो का आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल क्या है, 1 एम्पेयर घंटा इनमें से किसके बराबर होती है। एम्पेयर घंटा, क्यू का फॉर्मूला आपको पता है IT। जब करंट और टाइम को हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कूलाम निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कूलाम है, ऑप्शन नंबर डी में कूलाम है। तो बी
और सी तो हमारे पास पहले ही कट जाएगा। ठीक है, अब बच गया कूलाम वाला। क्यू बराबर आई टी होता है, आई का मान लेते हैं 1। टाइम किसके अंदर होता है, ये क्यू के अंदर, सेकंड के अंदर होता है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, घंटे की। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3600 गुलाम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 3600 गुलाम। अगला सवाल है, यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तांबे की प्रतिरोधकता 1.72 गुणा 10 की पावर -8 मीटर है, तो 2.5 mm² तांबे के तार के 100 मीटर रोल पर कुल डीसी प्रतिरोध की गणना करना है। किसका मान निकालना है, रेजिस्टेंस का। रो एल बटा ए, किसको याद है इसका फॉर्मूला, सभी को याद होगा। रो का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, 1.72 गुणा 10 की पावर -8, और ये किसके अंदर दिया हुआ है, मीटर के अंदर। लंबाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर। 100 मीटर। एरिया कितना दिया हुआ है, 2.5 mm²। अब आप सभी को ना एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको इस प्रकार के सवाल सोल्व करते हो ना, तो जो इनकी यूनिट है वो समान रहनी चाहिए। जैसे रो का मान मीटर के अंदर है, लंबाई का मान भी मीटर के अंदर है, और एरिया दिया हुआ है mm² के अंदर। या तो आप इस mm को मीटर में बदलो, या फिर इन दोनों मीटरों को mm में बदलो। ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए इस प्रकार के सवाल सोल्व करते हुए। अगर आप इस प्रकार से सवाल निकालोगे ना, जैसे जिस प्रकार से दिए हुए हैं, एरिया को आपने mm में ले लिया, लंबाई को और प्रतिरोधकता को आपने मीटर में ले लिया, तो कभी भी आप इस प्रकार के सवाल जो है सोल्व नहीं कर पाओगे, हमेशा गलती करोगे। तो हम ना क्या करते हैं, इस मीटर को mm में बदल लेते हैं, प्रतिरोधकता की और लंबाई को जो मीटर दिया हुआ है इसको mm में बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, 1.72 गुणा 10 की पावर -8 मीटर है, इसको किस में बदलना है, मिली में बदलना है। मिली के लिए इसको 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1.72 गुणा 10 की पावर -8 गुणा 10 की पावर 3 mm बन गया। इस टाइम ये क्या बन गया, mm। अब लगाना है लंबाई। लंबाई कितनी दी हुई है, 100 मीटर। इस 100 मीटर को भी अब हम mm में बदलेंगे, तो mm में बदलने के लिए इसको 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे आएगा एरिया। एरिया कितना है, 2.5 mm। वो ऑलरेडी mm में है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, देखिए प्लस में कितनी वैल्यू है 10 की, 3 वैल्यू ये होगी, 2 वैल्यू ये होगी, और 3 वैल्यू ये होगी। 3 3 6 7 8, यानी कि 10 की पावर 8 होगी प्लस में, और यहाँ पर 10 की पावर -8 है। अब हम क्या है, इस 10 की पावर जो ये 8 है पॉजिटिव में, ये नेगेटिव वाले के साथ हम काट सकते हैं। 10 की पावर -8 को काट दिया इन 10 की पावर 8 से। इतना सवाल आपने सोल्व कर लिया होगा। अब क्या बचता है, अब बचता है 1.72 बटा में 2.5। नीचे से ये एक जीरो हटाएंगे, ऊपर चली जाएगी, ऊपर से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ऊपर क्या बच गया, 172 बटा में 250, नीचे बच गया 250। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, काटोगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा 0.688 ओम। इसका आंसर क्या आएगा, 0.688 ओम। किस तरीके से, देखो भाई, ना जाने के लगी जीरो, ऊपर आ गया जीरो, तो 250 को जब इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, ये 6 बार, 1500 बच गया। 1500 से जब 1720 से 1500 काटोगे तो बचेगा नीचे 220, और फिर उसके पीछे जीरो लगाएंगे तो वो जाएगा 8 बार, यानी कि 25 अठा 200, फिर 220 बच जाएगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 8 पर चला जाएगा। ये तो इस तरीके से बन जाएगा 0.688 ओम। बेशक आप कैलकुलेट करके देख लेना इसे। इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 30 वोल्ट आपूर्ति के सीरीज में जुड़े 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम प्रतिरोधियों में सर्वत्र वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ। देखो भाई, जो भी आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, V1 इजिकल टू V इंटू R1 बटा में R1 प्लस R2, उसी तरीके से आपको ये सवाल निकालना है। इसके अंदर 3 प्रतिरोध है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और एक और तरीका है I निकाल कर। मैं दोनों तरीके आपको निकाल कर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले के साथ कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं V1 के R1 के अंदर कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी। वोल्टेज कितनी दी हुई है, 30। रेजिस्टेंस कितना है V1 का, 1 किलो बटा में
R1 R2 R3 को करेंगे 7, 2 9 और 1 10, 10 किलो। किलो से जो है किलो कट जाएगा, 10 से कटेंगे 3 बार। V1 का मान कितना आ गया 3 वोल्ट। V2 को निकालेंगे, 30 वोल्टेज है, कितना मान दिया हुआ है R2 का 2 किलो ओम बटा में 10 किलो ओम, क्योंकि हम तीनों को जोड़ेंगे, किलो से किलो कट जाएगा, 10 से काटेंगे 3 बार, 3 दूनी 6 वोल्ट, यहाँ पर बन जाएगा 6 वोल्ट। R3 को V3 में निकालते हैं, यानी कि V3 टोटल वोल्टेज कितनी है 30 गुणा में 7 किलो मान दिया हुआ है R3 का बटा में 10 किलो। किलो से किलो कट जाएगा, 10 से काटेंगे 3 बार, 7 या 21 यानी कि 21 वोल्ट। 3 7 3 6 और 21, 3 6 और 21 हमें ऑप्शन नंबर बी हमें नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 3 6 21। अब जो है आपको दूसरा तरीका करके बताता हूँ इसका। देखो दूसरे तरीके में क्या है, आपको पहले आई का मान निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है V बटे आर होता है, V बटे आर। वोल्टेज का मान कितना है 30 वोल्ट। रजिस्टेंस का मान कितना हुआ है 1 2 और 7 यानी कि 10 किलो। 10 से काटेंगे 3 बार, ये किलो क्या है ऊपर जाकर मिली में हो जाएगा, तो आई का मान बन जाएगा 3 मिली एम्पेयर। जब भी किलो नीचे हो ना तो ऊपर जाके मिली बन जाता है, और जब ऊपर मिली हो तो नीचे आके वो किलो में बन जाता है। या फिर इसका विपरीत भी कर सकते हैं, अगर ऊपर किलो है तो नीचे मिली बन जाएगा, नीचे मिली है तो ऊपर किलो में जाकर बन सकता है, क्योंकि इनका मान क्या होता है 10 की पावर -3 होता है एक का, और एक होता है 10 की पावर 3। ऊपर करेंगे तो 10 की पावर -3 चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इसका आई का मान आ गया 3 मिली एम्पेयर। अब फॉर्मूला आपको पता है V बराबर आई आर का, सभी को पता है V बराबर आई आर का फॉर्मूला। अब जो है V बराबर आई कितना है 3 मिली एम्पेयर, आर कितना है, पहले हम मान लेते हैं R1 के अंदर वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है 1 किलो। किलो से जो है मिली कट जाएगा, क्योंकि जब हम इस किलो को ना नीचे लेकर आएंगे तो ये मिली में ही बन जाएगा, तो इस मिली से मिली कट जाएगा वैसे भी, तो हम ऊपर के ऊपर काट देते हैं, किलो को मिली से काट सकते हैं ऊपर। तो V1 का मान कितना आ गया 3, पहले भी हमने 3 ही निकाला था, अब हम दूसरे के अंदर निकाल लेते हैं। V2 का मान लेते हैं, आई का मान कितना 3 मिली, R2 का मान कितना है 2 किलो, किलो से मिली कट जाएगा और 3 दूनी 6 वोल्ट बच जाएगा। V3 के अंदर 3 मिली एम्पेयर करंट है और 7 उसका मान दिया हुआ है 7 किलो, किलो से मिली कट जाएगा, 7 या 21 वोल्ट आ जाएगा। दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर हमें करंट निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, बस उस फॉर्मूले का आपको याद रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्मूला, और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बनकर आया है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल है, किसी सर्किट में 20 ओम का रजिस्टर 0.5 एम्पेयर का करंट प्रवाहित करता है, पूरे रजिस्टर में वोल्टेज क्या होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, V इजिकल टू आई आर होता है। आई का मान दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर, रजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 20 ओम, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 चला जाएगा, 10 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 10 वोल्ट बनकर आ जाएगा इसका सवाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 10 वोल्ट। अगला सवाल है, 1 mm व्यास के तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र, यानी कि इन्होंने सवाल में दे दिया डायमीटर। डायमीटर डायमीटर कितना दे दिया, डायमीटर है 1 mm, और पूछ क्या लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछ लिया, तो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने पूछा है। तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4, या फिर एक और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। सवाल में डी स्क्वेयर दिया हुआ है 1 mm, आर कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा 1/2, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा ही तो होता है। तो आप किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोनों से आपको करके बता देता हूँ, पहले हम पाई डी स्क्वेयर अपॉन 4 से कर लेते हैं, 22/7 गुणा डी का मान कितना दिया हुआ है 1 गुणा 1, क्योंकि डी स्क्वेयर है, बटा में 4, 4 से काटेंगे 2 बार, 11 बार कटेगा, ये ऊपर बच जाएगा 11/7 दूनी 14, नीचे 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 11/14। जब हम 14 को 11 से काटेंगे तो निकल कर आएगा 0.78, 0.78।
तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर लगा लेना भाई, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर में होता है, mm स्क्वायर, हर एक ऑप्शन में स्क्वायर लगवा लेना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है दूसरे फॉर्मूले की, क्या हम पाई आर स्क्वायर से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम ही बनेगा उसके अंदर भी। देखो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान कितना बनेगा? 1/2 बनेगा, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस, गुणा में 1/2, क्योंकि स्क्वायर में है। 2 से काटेंगे 11 बार, ऊपर क्या बन गया 11, नीचे 7 दूनी 14, वही आ गया। 14 को 11 से जब भाग देंगे तो 0.78 mm बचेगा। और ज्यादा तो जो है ना 1 mm व्यास के बारे में ही पूछ सकता है वो, और इसका भी आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 0.78 mm होता है 1 mm व्यास का। तो दोस्तों आज की क्लास में ना इतने सवाल हम करते हैं, ठीक है ना। और जो बाकी का एक और क्लास कर लेंगे हम डीसी थ्योरी की, और 4 क्लास में हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस चैप्टर पर हम ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और नॉलेज भी बहुत आती है इस चैप्टर से, क्योंकि रजिस्टेंस के बारे में भी हमें इसे जानकारी मिलती है, केवीएल के बारे में हम पढ़ते हैं, केसीएल के बारे में हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, और आज हम जो है वोल्टेज डिवाइडिंग रूल भी हमने इसके अंदर समझा है। कल हम जो है करंट डिवाइडिंग रूल के बारे में समझ लेंगे, वो हमारा रह गया है करंट डिवाइडिंग रूल। जिस तरीके से हम वोल्टेज निकालते हैं उसके सीरीज सर्किट के अंदर, इसी तरीके से पैरेलल सर्किट के अंदर करंट भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल के अंदर तो वोल्टेज सेम रहती है, करंट अलग अलग रहता है। तो हम पैरेलल के अंदर वोल्टेज के करंट के किससे निकालते हैं? करंट डिवाइडिंग रूल से निकालते हैं। और उसके भी 2 तरीके होते हैं निकालने के, वो भी आपको कल की क्लास में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में।